हेलो स्टूडेंट्स, हिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज अभी हम पढ़ रहे थे अंग्रेजों के समय भू राजस्व व्यवस्थाएं, ठीक है, या ब्रिटिश काल की भू राजस्व व्यवस्थाएं। क्योंकि अंग्रेजों को या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में साम्राज्य स्थापित करने का सुनहरा अवसर मिल चुका था। उनके पास दीवानी अधिकार आ चुके थे, कर लेने के अधिकार उन्हें प्राप्त हो चुके थे। तो अब उन्हें भारत में अलग अलग स्थानों पर उन्होंने 3 टाइप की भू राजस्व व्यवस्थाएं स्टार्ट की थी। सबसे पहला था हमारा स्थायी बंदोबस्त, जो कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा में स्थापित किया था। दूसरा था रैयतवाड़ी, रैयत मतलब किसान होता है, सीधा किसानों से जाके संपर्क करो। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था उन्होंने मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसी में लागू की थी। अब तीसरी व्यवस्था जो थी वो थी महालवाड़ी व्यवस्था, ठीक है। महालवाड़ी व्यवस्था को उन्होंने मध्य भारत में स्टार्ट किया था। महाल का मतलब होता है गांव, ठीक है, पूरा का पूरा गांव। महाल का मतलब होता है पूरा का पूरा गांव। तो ये जो महालवाड़ी व्यवस्था थी, इस व्यवस्था के अंतर्गत जो है कर जो लगाया जाता था, कर वो किसी एक इंडिविजुअल किसान के ऊपर नहीं लगाया जाता था, वो जमींदार के ऊपर नहीं लगाया जाता था, वो पूरे के पूरे गांव के ऊपर लगाया जाता था, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, महाल का मतलब होता है पूरा का पूरा गांव। तो कर जो लगाया जाता था वो पूरे गांव पर लगाया जाता था और उसमें मुखिया नियुक्त किए जाते थे। गांव का एक मुखिया होता था, उसको कर लेने का अधिकार दिया जाता था। वो पूरे के पूरे गांव पर जो कर लगता था, गांव पूरा गांव, ठीक है, उसमें पूरा गांव इंक्लूड होता था। और जो किसान उसमें होते थे वो अपना कर जो है वो उस मुखिया को देते थे। मुखिया की ये जिम्मेदारी होती थी कि मुखिया किसानों के पास जाएगा और किसानों से कर एकत्रित करेगा। उसके बाद जब पूरे गांव का कर एकत्रित हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा, तो उस कर को फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कोष में जमा कराया जाएगा। तो इस तरीके से जो है महाल, गांव और मुखिया, इन तीनों की भूमिका होती थी महालवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत। महाल मतलब गांव होता है, कर जो है वो पूरे के पूरे गांव पर लगता था। गांव की जिम्मेदारी मुखिया की होती थी। मुखिया पूरी तरीके से जो है पूरे गांव का हिसाब किताब रखता था, पूरा कर एकत्रित करता था और कर एकत्रित करने के बाद जो है उस पूरे कर को जो है वो राजकोष में जमा कराता था। तो जिम्मेदारी यहाँ किसकी हो गई? वहाँ जमींदारों की होती थी और यहाँ मुखिया की होती थी। अंतर बस इतना है कि इस मुखिया को अंग्रेज नियुक्त करते थे और वहाँ जमींदार जो है सबसे ज्यादा ऊंची बोली लगाने के बाद जो है वो उस क्षेत्र को हासिल करता था। तो इस तरीके से पूरे गांव पर जो कर लगता था वो कहलाई जाती थी महालवाड़ी व्यवस्था। यानी महालवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत जो है कर पूरे गांव पर लगता था, पूरा गांव इसका जिम्मेदार होता था, ना कि कोई एक इंडिविजुअल किसान। यानी कि एक किसान जो है इसका जिम्मेदार नहीं था, जिम्मेदारी पूरे गांव की होती थी। पूरा गांव जो है पूरे कर को एकत्रित करने के बाद मुखिया उसे जमा कराने जाती थी। तो ये थी महालवाड़ी व्यवस्था। अब जो महालवाड़ी व्यवस्था है वो व्यवस्था जो है भारत के, क्योंकि बंगाल, बिहार, उड़ीसा में स्थायी बंदोबस्त लागू हो चुका था, मद्रास और इस क्षेत्र में जो है पूरी तरीके से मध्य भारत, ठीक है, मध्य भारत जो है पूरा का पूरा मध्य भारत, यहाँ पूरा ये क्षेत्र ले लीजिए आप, पूरा बंगाल, बिहार, उड़ीसा में स्थायी बंदोबस्त था। ये जो पूरा का पूरा क्षेत्र है, दिल्ली, आगरा पूरा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ये जो पूरा का पूरा क्षेत्र है, यहाँ महालवाड़ी व्यवस्था लागू की गई थी। इसमें आगरा आएगा, अवध आएगा, इटावा आएगा, मुरादाबाद आएगा, कानपुर आएगा, बरेली आएगा, बुंदेलखंड, पूरा का पूरा जो क्षेत्र था, यानी पूरा उत्तरी भारत, ठीक है, थोड़ा सा मध्य भारत और उत्तरी भारत, इस पूरे के पूरे क्षेत्र पर महालवाड़ी व्यवस्था को लागू किया गया था। महाल मतलब पूरा गांव, गांव के ऊपर ही ये कर लगाया जाता था और संयुक्त रूप से इस व्यवस्था को लागू किया गया। यानी संयुक्त रूप से कर देने की ये व्यवस्था थी। इसमें एक इंडिविजुअल किसान जो है वो इसमें कोई स्थान नहीं था, पूरे के पूरे गांव पर कर लगता था, पूरा का पूरा गांव संयुक्त रूप से कर जमा कराता था और उसको राजकोष में जमा कराया जाता था। तो इस तरीके से ये जो व्यवस्था थी ये अंग्रेजों की तीसरी प्रणाली थी, भू राजस्व व्यवस्था की थर्ड जो है स्टेज, यानी कि स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी और रैयतवाड़ी के बाद महालवाड़ी। तो ये जो है तीसरी व्यवस्था थी भू राजस्व व्यवस्था, यानी कर एकत्रित करने की तीसरी व्यवस्था जो अंग्रेजों ने भारत में किसानों के ऊपर लगाई थी। इस व्यवस्था में भी कुछ खास अंतर तो यूं नहीं था, क्योंकि पूरी तरीके से यदि हम चर्चा करें तो इस जो व्यवस्था है कहीं ना कहीं ये स्थायी बंदोबस्त और रैयतवाड़ी से मिलती जुलती ही थी।
नुकसान सिर्फ भारतीय किसानों को ही होता था। अंग्रेजों को इसमें पूरा का पूरा फायदा था और पूरी तरीके से अंग्रेज इसमें बेनिफिट, खुद का ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट वो करना चाह रहे थे और भारतीय किसानों से ज़्यादा कर लेना चाह रहे थे। ठीक है, तो इस व्यवस्था के अंतर्गत जो है सबसे पहला पॉइंट इसमें जो आएगा कि ये एक संयुक्त उत्तरदायित्व वाली प्रणाली थी, यानी कि इसमें संयुक्त रूप से उत्तरदायित्व था सब लोगों का, किसी एक व्यक्ति का नहीं था। दूसरा जो है ये पूरे के पूरे ग्राम समाज पर लगाई जाती थी, पूरा का पूरा गांव इसमें सम्मिलित होता था और सब लोगों के उस पर हस्ताक्षर होते थे। दूसरा जो है ये व्यवस्था पहले 20 वर्ष के लिए लगाई गई, फिर बाद में इसको 30 वर्ष किया गया। ठीक है, कहीं कहीं से 30 वर्ष लागू किया गया, बाद में उसे घटाकर 20 वर्ष कर दिया गया। तो इस तरीके से 20 से 30 वर्ष तक इस व्यवस्था को लागू किया गया था जगह जगहों पर। इसके अलावा यहाँ जो कर लेने की, यानी कर जो टैक्स जो लिया जा रहा था वो बहुत ज़्यादा था। स्टार्टिंग में ये 80% था। ठीक है, 80% कर बहुत ज़्यादा होता है, इसको चुकाने में किसान बिल्कुल असमर्थ थे। स्टार्टिंग में या शुरू में इसे 80% कर के रूप में जो इस व्यवस्था में लिया जा रहा था भू राजस्व, लेकिन उसके बाद जो है 65% लिया जाने लगा और फिर बाद में जो है 50% भी लिया जाने लगा था। तो इस तरीके से इसमें चेंजेस होने की गुंजाइश थी। ये भी इस व्यवस्था का एक पॉइंट है, आप ध्यान रखिएगा कि इस व्यवस्था के अंतर्गत जो है चेंजेस हो सकते थे। उत्पादकता के आधार पर कर को अधिक और कम किया जा सकता था, ये इसमें लचीलापन था। लेकिन स्थायी बंदोबस्त में तो पूरी तरीके से परमानेंट सेटलमेंट था, 10 वर्ष के लिए निश्चित, उसमें कम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। लेकिन महालवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत कम ज्यादा कर सकते थे आवश्यकता अनुसार। ठीक है, तो ये थी हमारी महालवाड़ी व्यवस्था और इस व्यवस्था के अंतर्गत जो है कर लिए जाते थे भारतीय किसानों से, जिसमें कि भारतीय किसान पिस ही रहा था, इसके अलावा कुछ नहीं। अब हम इस व्यवस्था के गुण और दोषों के बारे में चर्चा करेंगे कि क्या इसके मेरिट्स थे और क्या इसके डिमेरिट्स थे। तो इसमें यदि गुणों की चर्चा की जाए तो सबसे पहला पॉइंट जो आएगा कि उत्पादकता के आधार पर कर निर्धारण होता था, यानी कि इस व्यवस्था में जो उत्पादन होता था, ठीक है, तो उत्पादन के आधार पर ही कर निर्धारण किया जाता था। कम ज्यादा कर सकते थे, यानी 2 वर्ष 3 वर्ष में कुछ चेंजेस किए जा सकते थे। ऐसा नहीं कि एक बार सेटलमेंट कर दिया तो उतना ही लिया जाएगा। तो जैसे पहले 80% किया, फिर 65% लिया जाता था, फिर 50% भी लिया जाने लगा। तो उत्पादकता के आधार पर जो है इन करों में कम ज्यादा किया जा सकता था। इससे किसानों को थोड़ा सा जो है कहीं ना कहीं उन्हें रिलैक्सेशन मिल रहा था। यदि अकाल आदि पड़ते हैं तो उस समय में कर थोड़े से कम कर दिए जाते थे। तो उत्पादकता के आधार पर परिवर्तन हो सकता था महालवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत। तो ये इस व्यवस्था का एक गुण माना जाता है, यह इस व्यवस्था का एक लाभ है। दूसरा जो है कंपनी को समय और कर्मचारियों की बचत हो रही थी। दूसरा लाभ इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी को था कि कंपनी को, जैसे कि रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत कंपनी को अपने कर्मचारी लगाने पड़ते थे। कर्मचारी जाते थे, उनका बहुत सारा समय उसमें खराब होता था, उनको प्लस कर्मचारियों को पैसा भी देना पड़ता था। तो कहीं ना कहीं कंपनी को रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत पैसा और समय दोनों लगाना पड़ रहा था, कर्मचारी लगाने पड़ रहे थे अपने। लेकिन महालवाड़ी व्यवस्था में जिम्मेदारी किसकी थी? मुखिया की थी। अब जब जिम्मेदारी मुखिया की थी तो मुखिया को ही सारा कर लेना था, एकत्रित करना था पूरे गांव का। और जब पूरे गांव का कर एकत्रित हो जाएगा तो उसके बाद जो है उसे राजकोष में जमा कराना पड़ता था। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं जो है कंपनी को एक अननेसेसरी ओवरबर्डन जो उसके काम होते हैं, एक्स्ट्रा जो काम होते हैं वो उसको नहीं करने पड़ रहे थे। वो समय जो वो इस व्यवस्था में लगाता उस समय को वो कहीं और लगा सकते थे। ठीक है, जाहिर सी बात है कि वो इस समय को जो है साम्राज्य विस्तार शक्ति में लगा रहे थे। साम्राज्य विस्तार करना उनका मुख्य उद्देश्य था। तो वो जो है पूरी तरीके से अपनी पूरी शक्ति और समय प्लस सेना हर चीज को वो अपने साम्राज्य विस्तार के उस क्षेत्र में लगा रहे थे। तो वैसे ही कंपनी का समय और कर्मचारियों का बचत इसमें हो रही थी इस व्यवस्था के अंतर्गत। तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए ये एक लाभ था इस व्यवस्था के अंतर्गत। तो ये इसके कुछ फायदे थे। अब है दोष कि इसमें क्या नुकसान थे। इस महालवाड़ी व्यवस्था को जब लागू किया गया था उत्तरी भारत में, मध्य भारत में, तो उसके बाद जो है इस व्यवस्था के क्या नुकसान रहे, क्या दोष थे इस व्यवस्था के। तो पूरी तरीके से कहीं ना कहीं इस व्यवस्था में कई सारे दोष थे। सबसे बड़ी बात कि कर जो लिया जाता था, टैक्स जो लिया जाता था, कर की दर अत्यधिक थी।
आप इमेजिन कर सकते हो 80% कर देने के बाद किसान के पास क्या बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा, ठीक है, खाने के लिए दाने भी नहीं बचेंगे। 65% कर देने के बाद भी किसान के पास कुछ नहीं बचेगा। इवन 50% कर भी बहुत ज्यादा होता है। तो इस तरीके से कर की जो दर थी वो बहुत ज्यादा थी, कर जो लिया जाता था वो बहुत हाईली पेड कर जो है उस समय लिए जाते थे। किसान इसे नहीं दे सकते थे, ऐसी कंडीशन में वो नहीं थे कि इतनी ज्यादा दर जो है वो दी जा सके। और यदि दी भी जाए, दे भी देते हैं तो उसके बाद उनके पास जो है खाने के लिए कुछ भी नहीं बचता था। अकाल और जो है बाढ़, ऐसे समय में जो है उनकी हालत एक पूरी तरीके से जो कह सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा खराब हो जाती थी, कंडीशन बहुत खराब हो जाती थी किसानों की, और उनमें असंतोष पनपता था, और उसी का परिणाम था भारत में किसान आंदोलन। ठीक है, दूसरा जो है इसका दूसरा जो दोष था वो ये था कि मुखिया जो है, क्योंकि पूरा जो है महालवाड़ी व्यवस्था मुखिया के ऊपर डिपेंड थी। गांव का जो पूरा कर था वो मुखिया ही कलेक्ट करता था, उसको जमा कराता था राजकोष में। तो मुखिया जो है वो किसानों का शोषण करने लगा था, यानी कि स्थायी बंदोबस्त में जो काम जमींदार करते थे, अब महालवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत वो काम मुखिया करने लगा, क्योंकि मुखिया के पास जो है सर्वे सर्वा था, मुखिया के पास बहुत सारे अधिकार होते थे, उसके पास पावर थी, तो वो किसानों के साथ कभी न कभी या कहीं ना कहीं जो है किसानों का शोषण करता ही था। उनसे जो है जितना कर्ज उन्हें देना है उस कर के अलावा भी वो एक्स्ट्रा पैसा या एक्स्ट्रा जो है अन्न ले लेता था अपने फायदे के लिए। तो अब मुखिया जो है वो किसानों का शोषण करने लगे थे, ये इस व्यवस्था का एक दोष माना जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो है किसानों को भूमि से बेदखल होना पड़ा, यानी कि जो किसान थे, किसानों का लगातार शोषण हो रहा था। किसान इतना 80%, 65%, 50% इतना कर किसान देने की कंडीशन में थे ही नहीं, दे ही नहीं पा रहे थे। तो अब किसान जो है वो अपनी भूमि को बचाने की वजह से जो है साहूकार उनके चुंगल में जाने फंसने लगे, वहां से पैसा उधार लेने लगे, उसका बहुत ज़्यादा ब्याज उनको देना पड़ता था, अपनी भूमि वो उनके पास गिरवी रख देते थे, और साहूकार जो है इतना ज़्यादा ब्याज लगाता था उसके ऊपर कि किसान कभी भी अपनी भूमि को छुड़ा नहीं पाते थे। तब क्या होता था कि किसानों की भूमि जो है वो पूरी तरीके से साहूकारों के चुंगल में चली जाती थी। तो किसान जो है वो पूरी तरीके से बेदखल होने लगे अपनी भूमि से इस व्यवस्था के अंतर्गत। इसके अलावा एक और इसका जो दोष था वो था कि किसान साहूकार और महाजनों के चक्रव्यूह में फंसने लगे। जैसा कि मैंने भी बताया कि महाजन और साहूकार ये जो वर्ग था, ये एक ऐसा धनाढ्य वर्ग था जो पूरी तरीके से शोषण पर आधारित था, यानी शोषण कर रहा था ये वर्ग किसानों का, क्योंकि किसान अपनी भूमि को बचाने के लिए साहूकार और महाजनों के पास जाते थे और उनसे पैसे उधार लेते थे जिससे कि उनकी भूमि बच जाए, क्योंकि वो कर देने की कंडीशन में होते ही नहीं थे। अब जब वो कर देने की कंडीशन में है ही नहीं और वो महाजनों से पैसा लेके आएंगे, उसके बाद भी उनको कुछ बेनिफिट्स हो पाते नहीं थे, अन्न का उत्पादन ज़्यादा हो नहीं पाता था, कर बहुत ज़्यादा देना पड़ता था, तो ऐसी कंडीशन में वो भूमि को कभी भी नहीं छुड़ा पाते थे, और महाजन और ये साहूकार जो है वो किसानों की भूमि को पूरी तरीके से जब्त कर लेते थे। तो किसान बेघर होने लगे। अब जब किसान बेघर होने लगे तो लगातार ये जो वर्ग था साहूकार और महाजन, इस वर्ग के चक्रव्यूह में किसान फंसने लगे। किसानों की बहुत ज़्यादा भूमि इन्होंने अपने जो है नाम करवा लेते थे ये लोग, तो पूरी तरीके से किसानों की बर्बादी थी इस व्यवस्था के अंतर्गत, और कुछ नहीं। एक और इसका नुकसान था, किसानों की स्थिति जो है वो लगातार दयनीय होने लगी। ठीक है, किसानों की स्थिति दयनीय होने लगी। कैसे? किसानों को लगातार बहुत ज्यादा कर देने पड़ रहे थे। ठीक है, 80% कर, आप अनुमान लगा सकते हैं 80% कर देने के बाद किसान के पास क्या बचेगा? कुछ भी नहीं बचेगा। 65%, 50% ये भी बहुत ज्यादा होते हैं। इतना ज्यादा कर देने के बाद किसानों की स्थिति अत्यंत खराब हो गई। किसान जो है वो दरिद्रता की जो लाइन होती है ना, उससे भी ज़्यादा नीचे जाने लगे थे। किसानों की स्थिति अत्यधिक खराब होने लगी थी। पूरी तरीके से चारों तरफ जो है भूखमरी जैसे हालात उत्पन्न हो चुके थे, और यदि अकाल और बाढ़ आ जाए तब तो जो है किसानों की स्थिति अत्यधिक ही खराब हो गई। और उस समय में अंग्रेजों के द्वारा जो है कोई भी सहयोग किसानों को नहीं दिया गया था। तो ऐसे समय में या इस व्यवस्था के कारण, इस महालवाड़ी व्यवस्था का एक और जो दोष था वो यही था, किसानों की स्थिति अत्यंत दयनीय हो गई इन भूराजस्व व्यवस्थाओं की वजह से। ठीक है, तो ये था इसके गुण और ये था हमारी महालवाड़ी व्यवस्था के दोष। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आएगा वो है महालवाड़ी व्यवस्था का किसानों पर क्या प्रभाव पड़ा।
जाहिर सी बात है कि तीनों ही व्यवस्थाओं का किसानों पर बहुत ही नकारात्मक प्रभाव पड़ा था। तीनों इन द सेंस स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी और महलवाड़ी। यदि हम तीनों ही व्यवस्थाओं की चर्चा करें और हम महलवाड़ी व्यवस्था की चर्चा करें तो महलवाड़ी व्यवस्था का बहुत अत्यधिक नकारात्मक प्रभाव किसानों के ऊपर पड़ा था। किसान पूरी तरीके से बर्बाद हो चुके थे, किसानों की भूमि जब्त हो चुकी थी, किसान साहूकार जमींदारों के चक्रव्यूह में आ चुके थे। अंग्रेज जो है ज्यादा से ज्यादा धन प्राप्त करने की इच्छा उनकी और बलवती जा रही थी, उस पर कोई कंट्रोल नहीं था। यदि कभी अकाल आदि पड़ते हैं, यदि बाढ़ आदि आती है तो भी किसानों को कोई जो है राहत उनको नहीं मिलती थी। तो इस कंडीशंस में या ऐसी कंडीशन में जो है लगातार किसान जो है दरिद्र की रेखा से और नीचे चलते चले गए। बहुत सारे लोगों ने जो है गांव छोड़ दिए, गांव छोड़ के वो शहरों में आ गए, मजदूर बन गए, लेकिन वहां भी उनकी कंडीशन कोई ज्यादा अच्छी नहीं थी, मजदूरों की हालत भी खराब ही थी ईस्ट इंडिया कंपनी के समय में। क्यों? क्योंकि अंग्रेज भारत में शासन कर रहे थे शोषण करने के लिए। उनका जो मुख्य उद्देश्य था वो यही था कि भारत से ज्यादा धन प्राप्त करें और ज्यादा से ज्यादा धन जो है वो जो उन्होंने प्राप्त किया है उसको जाके जो है लंदन जाके खाली करें। यानी कि यहाँ से ट्रेनों में माल भरो, यानी पैसा पर भरो, धन भरो, सोना चांदी भरो और उसको जो है जाके लंदन खाली कर दो। बस यही उनका उद्देश्य होता था। जहाजों में भर भर के जो है धन दौलत ली जाती थी, लंदन भेजी जाती थी। इस तरीके से भारत जो है पूरी तरीके से एक ऐसा देश जो एक स्वावलंबी देश था, जिसकी अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत थी, वो देश जिसे सोने की चिड़िया कहा जाता था, इन भू राजस्व व्यवस्थाओं की वजह से, ठीक है, जिसमें तीनों ही इंक्लूड हैं, इन तीनों भू राजस्व व्यवस्थाओं की वजह से जो है भारत के किसान दरिद्रता की जो लाइन है उससे और ज्यादा नीचे चला गया। भारतीय किसान मजदूर बनकर रह गए, उनकी जमीनें बिक गईं, उनकी आर्थिक स्थिति अत्यधिक खराब हो गई, उनको भूखों मरने जैसी स्थिति उत्पन्न हो चुकी थी। तो हम कह सकते हैं कि महलवाड़ी व्यवस्था का भी किसानों पर गहरा प्रभाव पड़ा था, किसानों पर अत्यधिक नकारात्मक प्रभाव पड़ा था, जो कि हमें बाद में दिखा, जिसका परिणाम था भारत में किसान आंदोलन। लगातार उनके मन में असंतोष उत्पन्न हुआ और उस असंतोष की बदौलत आंदोलन हुए थे। ठीक है, तो इस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा सबसे ज्यादा जो भारत का शोषण किया गया था, वो सबसे ज्यादा जो है किसानों को शोषित किया गया, किसानों को मजबूर कर दिया गया था कि वो उनके विरुद्ध आवाज उठाएं। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो ये था हमारा पॉइंट, महलवाड़ी व्यवस्था। भारत में अंग्रेजों के द्वारा स्टार्ट की गई भू राजस्व व्यवस्थाएं, उनके गुण दोष और भारतीय किसानों पर उनके प्रभाव। ठीक है, इन तीनों में से एक क्वेश्चन जरूर आता है, या तो रैयतवाड़ी या स्थायी बंदोबस्त या महलवाड़ी, तीनों में से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। इंडिविजुअल आता है, अलग अलग आता है, क्योंकि ऑलरेडी खुद में ये काफी बड़े बड़े टॉपिक हैं। तो तीनों में से एक क्वेश्चन आपका पक्का है, तीनों में से एक कर लीजिए, तीनों कर लीजिए, तीनों में से एक तो आएगा ही, चाहे वो 10 मार्क्स में आए चाहे वो 6 मार्क्स में आए। ठीक है, इज दैट क्लियर? तो इसके साथ ही हमारा ये पॉइंट हो गया कंप्लीट। अब हम कल नेक्स्ट नया टॉपिक